हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। स्टैट की क्लासेस हम ले रहे हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है वो हमारी देख ली है। ये थर्ड क्लास है जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से टाइप्स होते हैं, हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। सो ओवरऑल जिस्ट जो है सारे के सारे स्टैट का आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और इसके अंदर से ही फिर चीजें उठा उठा के हम डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना और फ्री में इतना तो बनता है। चलिए, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो दो बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि आप जिस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं उसका काम क्या है। मतलब मान लो मैंने बोल दिया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो वो क्या काम करेगा। ओके, तो वो डिस्क्राइब करेगा चीजों को। सो फंक्शन के बेसिस पे, और दूसरा रहेगा आप डाटा को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस बेसिस पे। ये बात हमें पहले से पता है कि डाटा कलेक्शन जब हम शुरू करते हैं वहां से स्टैट जो है वो पिक्चर में आ जाता है। फंक्शंस के बेसिस पे देखेंगे। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशनल और इन्फ्रेंशियल, ये तीन टाइप हैं अकॉर्डिंग टू एनआई, जो हमारा इग्नू का मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन बहुत जगह पे आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल भी मिलेंगे, बिकॉज कोरिलेशनल कहीं ना कहीं नेचर में जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। सो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट हम पढ़ते हैं उसी के अंदर हम जो है कोरिलेशन का जो पूरा का पूरा टॉपिक है अलग अलग तरीके के, कि बाइसीरियल है, पॉइंट कोरिलेशन है, फाई कोरिलेशन है, कोई बहुत सारे हैं। सो वो सारे के सारे की मल्टीपल, पार्शियल, सो वो जितने भी कोरिलेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव होते हैं नेचर में। इसलिए अगर आपको दो टाइप्स मिलते हैं तो एक डिस्क्रिप्टिव रहेगा, दूसरा जो है वो इन्फ्रेंशियल रहेगा। डिस्क्रिप्टिव के अंदर ही हम कोरिलेशनल स्टैट को पढ़ेंगे। डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर बात करूं तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामीट्रिक, जिसमें हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करते हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करते हैं, और बहुत सारे होते हैं। तो ये दो डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। जरूरी नहीं, मतलब मान लो डिस्क्रिप्टिव में दो चीजें हैं, जैसे हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव में एग्जांपल्स। सो मान लो मैं मान के चल रही हूँ डिस्क्रिप्टिव में हमारा क्या है, रैंक कोरिलेशन है या स्पीयरमैन का कोरिलेशन है। तो वो कोरिलेशन तो डिस्क्रिप्टिव में देखा जाए तो, लेकिन वो पैरामीट्रिक एक उसमें से क्या होता है, पियर्सन वाला पैरामीट्रिक होता है, और स्पीयरमैन जो तरीका बताते हैं वो नॉन पैरामीट्रिक है। ओके, सो पॉइंट समझाने का सिर्फ इतना ही है कि डिस्क्रिप्टिव हो, इन्फ्रेंशियल हो सकता है इन्फ्रेंशियल में भी दो टेस्ट हो, दो चीजें हो जो हम पढ़ रहे हो, जिसमें से एक पैरामीट्रिक हो एक नॉन पैरामीट्रिक हो। सो ये दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है कि फंक्शंस के बेसिस पे बात करेंगे। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैट हो जाएगा, कोरिलेशनल, या फिर डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल हो जाएगा। और अगर इसके बेसिस पे बात करेंगे डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन, तो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। अब इन पांचों को देख लेते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है और इनका मतलब क्या है। डिस्क्रिप्टिव, जहां पे भी अगर मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी बोल रही हूं, दैट मींस उसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं चीजों को, कि जो भी डाटा आपको मिला है उसको डिस्क्राइब करना, उसको डिस्क्रिप्शन देना। ठीक है, कि उसको क्लासिफाई करना, टेबल की फॉर्म में लेके आना, या सेंट्रल टेंडेंसीज मेजर करना, वेरिएबिलिटी मेजर करना। अब जो ये सेंट्रल टेंडेंसी है, वेरिएबिलिटी है, ये हमें अलग से पढ़नी है फिर चीजें। सो ओवरऑल आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम डाटा को क्या कर रहे हैं, मतलब इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। So the branch which deals with description of the obtained data, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हो जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में क्लासिफिकेशन से लेके जब हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या टेबल की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, these measures enable the researchers to know about the tendency of data or the scores। तो ये जानने में हेल्प करते हैं कि उनकी टेंडेंसी क्या है, उनका वो किस तरीके से काम करेंगे, क्या नेचर है। ठीक है, सो वो डाटा को जानने के लिए हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हेल्प करेगा, बिकॉज वो डिस्क्राइब कर रहा है डाटा को। कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक की बात करेंगे तो ऑब्वियसली कोरिलेशन बताएगा, किसी भी तरीके के अगर दो डाटा है अलग से, सो उनको कोरिलेट कैसे करेंगे आप। सो वो इंटर कोरिलेशन जो है वो ये आपको दिखाएगा। और इसमें जो चीजें यूज होती हैं, मतलब कुछ एक टेक्निक्स हम यूज करेंगे ताकि हम उनको कोरिलेट कर पाए। कुछ एक, जैसे मैंने बताया ना, पियर्सन का मेथड जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है, या स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड है, तो वो सारे के सारे तरीके हम यूज करेंगे कोरिलेशन शो करने के लिए कि कैसे चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ठीक है, कोरिलेशन स्टैटिस्टिक जो है ऑल्सो प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन अबाउट सैंपल या पॉपुलेशन। सो वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर भी कोरिलेशन स्टैटिस्टिक आ सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसी के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर ही कोरिलेशन दिया मिलेगा, या फिर अलग भी दिया मिल सकता है।
ठीक है, तो वो बुक पे और राइटर पे डिपेंड करता है उन्होंने किस तरीके से इंटरप्रेट करके वो चीज लिखी है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे चीजों का कि हमारा डाटा जो है उसकी टेंडेंसी क्या है। सबसे पहली चीज आती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि मान लो मेरे पास 10 लोगों का कोई डाटा है या 10 बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है, तो उन 10 बच्चों के मार्क्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं एक से, वो एक नंबर कहां से आएगा, मीन निकाल लेंगे उसका, या देख लेंगे मीडियन निकाल के दिखा देंगे हम, या मोड निकाल देंगे, ठीक है। पॉइंट क्या है कि एक सेंट्रल टेंडेंसी हम दे रहे हैं कि मान लो जैसे होता है ना क्लास में, अब हर जगह तो पूरी की पूरी क्लास उठ के नहीं जाएगी ना, हम क्या करते हैं मॉनिटर को भेज देते हैं क्योंकि वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है हमारी क्लास की। ऐसे ही जब हमारे पास डाटा होगा, वो डाटा इतना सारा हर जगह प्रेजेंट करने की बजाय हम एक एवरेज या एक वैल्यू रखते हैं जो सारे के सारे डाटा को रिप्रेजेंट करती हो। वो वैल्यू जो है वो हम अरिथमेटिक मीन या मीन के थ्रू निकाल सकते हैं, मीडियन हो सकता है, मोड के थ्रू हो सकती है, या और जो एवरेज के टाइप्स हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ताकि हमारे जो इतना सारा डाटा है उसको सिर्फ एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करे। देन है मेजर्स ऑफ स्प्रेड डिस्पर्जन या फिर वेरिएबिलिटी, कि कितना वेरिएशन है डाटा में। एक्सट्रीमिटीज तो नहीं है कि किसी बच्चे के मार्क्स 100 में से 99 आ रहे हैं, किसी के 9 आ रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम हो गया, बहुत वेरिएशन हो गया। वो वेरिएबिलिटी देखने के लिए हम क्या देखते हैं, हम रेंज देख सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं, एवरेज या फिर मीन डेविएशन देखते हैं कि मीन से कितना डेविएट हो रही है चीजें, ठीक है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम देखते हैं। तो ये सारे के सारे किसमें पढ़ते हैं हम, मेजर्स ऑफ स्प्रेड, डिस्पर्जन या फिर वेरिएबिलिटी, यानी कितना वेरिएशन है, ओके। थर्ड रहेगा मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन, कि रिलेटिव पोजीशन क्या है, एक दूसरे के कंपैरिजन में कहां आप स्टैंड करते हैं, आपका डाटा जो है। उसमें हम ये स्कोर्स पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर जिसको सिग्मा या जेड स्कोर भी बोलते हैं, टी स्कोर, सी स्कोर या फिर स्टेनाइन स्कोर। तो ये हमें रिलेटिव पोजीशन बताते हैं किसी भी डाटा के मामले में। देन है मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप, जो मैं बता रही थी आपको, या तो इसको कोरिलेशन में पढ़ लेंगे या फिर मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप, कि कैसे रिलेट करती हैं चीजें, मतलब तो कोरिलेशन ही हो गया ना। इसमें हम कोवेरिएंस या जो पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, बाइसीरियल क्या होता है, पॉइंट, टेट्राकोरिक, फाई कोफिशिएंट, पार्शियल या फिर मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है जी। ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट के अंदर पढ़ते हैं। अब बात आती है इन्फ्रेंशियल की। इन्फ्रेंस क्या होता है, अनुमान लगाना किसी चीज का। जैसे मेरे को क्लास में किसी ने क्या दिया, एक मग दे दिया और उस मग में था कुछ ना कुछ लिक्विड था, और मुझे टीचर ने बोला कि आपको क्या करना है, इसमें ये बताना है कि ये सॉल्टी है जो आपको दिया गया है या स्वीट है। आप क्या करेंगे, आपने उसको टेस्ट किया और उसके बेसिस पे आपने अनुमान लगा के बता दिया कि मुझे तो स्वीट वाला टेस्ट ज्यादा आ रहा है, ठीक है। वही चीज क्या, वो आपने क्या लगाया, अनुमान लगाया कि आपको कोई चीज बोली गई। सेम जब हम करेंगे, मान लो केमिस्ट्री लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंस में करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसने बोला कि एक लिक्विड दे रखा है और आपको ये बताना है कि ये एसिड है या बेस है। आपने या तो कोई रिएक्शन उस पर करके देखी, या आपने उसके अंदर जो है कोई इंडिकेटर डाल के देखा, जिससे हमें पता चल गया कि ये एसिड है या बेस है। यानी कि आपके पास जो चीजें थी उससे आपने क्या निकाला, एक रिजल्ट या कंक्लूजन निकाला। तो वो जो कंक्लूजन निकाला है वो आपकी तरफ से अनुमान है ना कि भाई ये होना चाहिए, ठीक है। वो चीज जब हम डाटा के साथ करते हैं कि मेरे पास एक डाटा है, मैंने उसको डिस्क्राइब करके देखा, क्लासिफाई करके देखा, जब मैं उसको इंटरप्रेट करके कुछ अनुमान लगाऊंगी, जैसे हम हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं ना कि हाइपोथेसिस में अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, तो ऑब्वियसली हम मान के चल रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि अल्टरनेट वाली ठीक होगी, ठीक है। वो चीज क्या है, इन्फ्रेंस है। आपने वो चीज उसके बेस, जो आपका रिजल्ट है, कंक्लूजन है, उस बेसिस पे निकाली है। तो वो क्या हो गया, वो वाली जो चीजें वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के बारे में आगे जानने से पहले आपको पैरामीटर और स्टैटिस्टिक, इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो पैरामीटर है वो क्या होगा, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर बाय पॉपुलेशन यूनिट। मान लो मैं ये चाह रही हूं कि अच्छा ठीक है, मेरी 26 साल की उम्र है, तो 26 मैं चाह रही हूं कि जितने भी ये है ना इंडिया में, जितने भी 26 साल की लड़कियां हैं, उनकी जो हाइट है उसका मुझे एवरेज चाहिए है। मुझे उनकी हाइट के बारे में क्या करना है, मुझे रिसर्च करना है, ठीक है, उनकी कितनी हाइट है।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत इम्पॉसिबल, बहुत बड़ा टास्क हो गया कि मैं हर एक के घर घर में जाके जो है क्या करूं, हाइट निकाल के लाऊं, वो भी 26 साल की लड़कियों की, राइट। बहुत बड़ा टास्क हो गया। अब मैं इस बहुत बड़े की बजाय छोटे लेवल पे करूंगी कि मैं अपनी लोकेलिटी में वो चीजें करूंगी, और या फिर मैं रैंडमली कहीं कहीं जाके 26 साल की लड़कियों की हाइट देख लूंगी और उसके बेसिस पे चीजें निकाल लूंगी। और फिर मैं, मतलब मैंने ये तो नहीं किया ना सबका लिया, अगर मैं सारी लड़कियों को इंक्लूड करती 26 साल की इंडिया में, वो मेरी हो जाती पॉपुलेशन, क्योंकि मुझे उसके बारे में स्टडी करनी है चीजें। अब मैं उसके बारे में नहीं कर रही हूं, अब मैं क्या कर रही हूं, कुछ एक पार्ट ले रही हूं उसका। सो जब पूरा का पूरा पॉपुलेशन के ऊपर आपने कोई जो है एक्सपेरिमेंट करके देखा और उस बेसिस पे आपने डाटा निकाला, तो वो तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाती पैरामीटर। अब मैं क्या कर रही हूं, इस पॉपुलेशन की बजाय इसमें से कुछ एक लड़कियां उठा रही हूं रैंडम सैंपलिंग के थ्रू, तो वो उनके ऊपर जो मैं चीजें निकालूंगी और मैं जनरलाइज करूंगी, तो मैंने एक सैंपल के ऊपर काम किया है ना। तो जब आप सैंपल के ऊपर काम करते हैं, वो स्टैटिस्टिक वैल्यू निकल के आएगी, जो न्यूमेरिकल डाटा निकल के आएगा। और जब आप पॉपुलेशन के ऊपर काम करते हैं तो पैरामीटर, पी से पैरामीटर, पी से पॉपुलेशन, एस से स्टैटिस्टिक और एस से सैंपल। ठीक है जी, आई होप ये चीज समझ आई हो। देखिए, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक और मेजर ऑफ पॉपुलेशन यूनिट, तो वो पैरामीटर रहेगा। जैसे पॉपुलेशन का मीन हो गया, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हो गया, ये क्या होंगे, पैरामीटर्स रहेंगे। पैरामीटर्स यूजुअली अननोन होते हैं, क्योंकि सारी की सारी पॉपुलेशन को इंक्लूड करना वेरी टीडियस टास्क, बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत चीजें गड़बड़ा जाएंगी, फिजिबल नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो पूरी पॉपुलेशन की बजाय मैं ले रही हूं सैंपल्स को। तो ये जो अननोन पैरामीटर्स हैं, इनको हम किस बेसिस पे एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि एस्टिमेट ही कर सकते हैं हम, अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब तो हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे सकते, तो जो अंदाजा हम लगा रहे हैं, जो एस्टिमेशन हम कर रहे हैं, वो हम सब पार्ट के बेसिस पे कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं सैंपल। तो अब सैंपल के बेसिस पे चीजें हो रही है, तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या मेजर हम कर रहे हैं सैंपल के आइटम का, तो वो क्या हो गया, स्टैटिस्टिक। जैसे सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का प्रोपोर्शन, तो ये एग्जांपल हो जाएंगे स्टैटिस्टिक के। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, सो वो एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पैरामीटर के। सो आप इसको याद रख सकते हैं, पी से पैरामीटर, पी से पॉपुलेशन, यानी पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली पॉपुलेशन के मेजर्स होते हैं, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और स्टैटिस्टिक जो है वो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक या मेजर्स होते हैं। क्लियर? तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब जो ये हमने ऑब्टेनिंग द एस्टिमेट ऑफ एन अननोन पैरामीटर, जो हमने अभी अननोन था, क्योंकि पैरामीटर तो हम नहीं पता लगा पा रहे ना, तो उसका जो एस्टिमेट हम लगा रहे हैं सैंपल की हेल्प से, यानी कि यूजिंग अ स्टैटिस्टिक, एंड स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्टेन्ड एस्टिमेट, जो हम एस्टिमेट निकाल के लाए हैं, जिसको हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करना चाह रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं ना, एस्टिमेशन वाला काम, वो क्या है हमारा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। ठीक है जी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक डील्स विद ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन्स अबाउट अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी पॉपुलेशन के बारे में हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, कुछ एक पार्टिसिपेंट के रिजल्ट्स के बेसिस पे। तो कुछ एक पार्टिसिपेंट यानी उनके एक्सपीरियंस या उनके बेसिस पे, एक सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। सो वो जो पढ़ती, वो जहां पे ये चीजें हम पढ़ते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी, ब्रांच इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक हो जाएगी। इट प्रोवाइड टूल्स टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट। तो हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, किसके बेसिस पे, स्टैटिस्टिक के बेसिस पे, यानी कि सैंपल के बेसिस पे। अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम दो तरीके की बातें मेनली कंसर्न होती है, मेनली दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो मैंने आपको बताया कि अगर नल हाइपोथेसिस काम नहीं कर रही, सो अल्टरनेट वाली कर जाएगी, हमने अनुमान लगा लिया। ओके, हम ये नहीं कह रहे कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही, हम ये कह रहे हैं कि ये वाली रिजेक्ट हो रही है, इसलिए अल्टरनेट वाली सही है। ये मैंने आपको कई बार बता रखा है कि नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही हम क्या देखते हैं, उसी को हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि नल हाइपोथेसिस सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो हम मान लेंगे अल्टरनेटिव ठीक है, और वो सही है तो फिर सही है ही चीजें। ठीक है जी, सो एक तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, और एक एस्टिमेशन, यानी पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट। तो जो एस्टिमेशंस हम लगा रहे हैं,
जो हम कंक्लूजन निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों चीजें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम पढ़ेंगे। जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करते टाइम ही हमारे बहुत सारे टेस्ट हम पढ़ेंगे, जैसे टी टेस्ट हो गया या अनोवा हो गया। सो उनमें क्या है कि हमने एक हाइपोथेसिस ली, हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब उस टेस्ट के लिए बहुत सारे अलग से क्या हो जाएंगे, हम मेथड्स यूज करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, ये तो हमने क्या कर लिया, फंक्शन के बेसिस पे दो टाइप पढ़ लिए, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। और डिस्क्रिप्टिव में हमने फिर फर्दर बहुत सारी चीजें पढ़ी, और इसमें इन्फ्रेंशियल में भी हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एस्टिमेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। एक है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक और दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक। सो जो पैरामेट्रिक है उसमें कुछ एक अजम्पशंस होती हैं। अगर कोई भी डाटा जो है उन अजम्पशंस को फॉलो कर रहा है, मतलब वो अजम्पशंस उसके लिए सही है, तो वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक के अंडर आ जाएगा। और अगर नहीं है, वो उन अजम्पशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। अब वो अजम्पशंस हैं क्या, तो उन अजम्पशंस में मतलब जो पैरामेट्रिक वाले स्टैटिस्टिक के अंदर जो चीजें पढ़ेंगे वो पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक के अंदर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो जो सर्टेन अजम्पशंस हैं, अगर उनके बेसिस पे बात की जाए, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए ये अजम्पशंस हैं। जब जो वेरिएबल्स हैं, व्हेन द वेरिएबल्स डिस्क्राइब्ड आर एक्सप्रेस्ड इन इंटरवल और रेशियो स्केल, मैंने आपको बता रखा है, इससे पहले वाला लेक्चर जाके देखेंगे आप, क्लास 2 जिस पे लिखा हुआ है, उसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल बताए हैं। तो जो वेरिएबल्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब हमारा जो डाटा है वो इंटरवल या रेशियो स्केल पे है, तो वो क्या है जी, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर ओके है। नॉमिनल और ऑर्डिनल पे नहीं होना चाहिए। ओके। पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनडीसी या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो इस तरीके का शो होता है। ठीक है, तो वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है वो अगर फॉलो कर रहा है हमारा डाटा, तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए अजम्पशन में गुड है, ओके है। When the samples have equal और nearly equal variance, तो जो वेरिएशन आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं या डेविएशन है, वो चीज अगर नियरली इक्वल है या इक्वल है, वो होनी चाहिए। मतलब इसको हम बोलते हैं कि इंटरवल सेम है। हमने रेशियो और इंटरवल स्केल पे डाटा लिया है ना, यानी इंटरवल्स हैं उसमें, तो वो होमोजेनिटी या इक्वालिटी भी बोलते हैं इसको, तो इक्वालिटी या होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होनी चाहिए। ठीक है। When the selection of one case in sample is not dependent upon selection of another, यानी independent selection होना चाहिए डाटा का। ओके जी। सो ये चार assumptions हैं। अगर ये चार assumptions फॉलो अप हो रही हैं डाटा में, कि हमने इंटरवल और रेशियो स्केल पे डाटा लिया है, डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजेनिटी है यानी वेरिएंस जो है इक्वल है या नियरली इक्वल है, और इंडिपेंडेंट है सिलेक्शन में, तो ये चार चीजें पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए बिल्कुल सही है आपका डाटा। अगर ये फॉलो अप नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पैरामेट्रिक में। यानी ये देखिए, पैरामेट्रिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करके चल रहे हैं हम, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉन पैरामेट्रिक में कोई भी हो सकता है, नॉर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अज्यूम्ड वेरिएंस में होमोजीनियस होना चाहिए, यहाँ पे होमोजीनियस भी हो सकता है या हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ओके। टिपिकल डाटा ये रेशियो और इंटरवल स्केल पे होना चाहिए, नॉन पैरामेट्रिक में रेशियो और इंटरवल पे नहीं होना चाहिए, यानी ऑर्डिनल और नॉमिनल डाटा अगर है तो हम नॉन पैरामेट्रिक में काम चलेगा। यूजुअल सेंट्रल मेजर, तो अब जब रेशियो और इंटरवल की हम बात करते हैं ना, तो हम मीन की बात करते हैं यहाँ पे पैरामेट्रिक में यूजुअली। ठीक है, क्योंकि मीन क्या करता है, एक रिप्रेजेंट कर देता है, एक सेंट्रल टेंडेंसी हो जाती है हमारी। ओके। इसके अंदर अच्छा, मीन और मीडियन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ आएगा कि मीन हमारे लिए तब सही नहीं होता जब हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज हो। एक्सट्रीम मतलब जैसे मैंने बताया था ना, एक के 99 है, एक के 9 है, और मान लो 200 नंबर का टेस्ट है, किसी के 150 है, किसी के 199, तो ये बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई। सो एक्सट्रीम वैल्यूज मीन के लिए सही नहीं होती, उस टाइम पे हम फिर मीडियन की तरफ जाते हैं। ठीक है। पैरामेट्रिक में हम बहुत सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है नॉन पैरामेट्रिक, ये सिंपल और लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर। तो ये जो एक्सट्रीम स्कोर्स मैंने बताए ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे जी, बहुत कम इफेक्ट डालते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे पैरामेट्रिक में। ओके। एग्जांपल्स देख लेते हैं। पैरामेट्रिक में हम टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, आर टेस्ट, ये सब देखेंगे। देन नॉन पैरा, ये पढ़ेंगे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में। नॉन पैरामेट्रिक में हम काई स्क्वायर, स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन, या कैंडल्स रैंक डिफरेंस मेथड, मैन विटनीज का यू टेस्ट,
ये सब पढ़ेंगे। एक जो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में कंपैरिजन, कि अगर मैं पियर्सन जो है प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट किसके लिए यूज कर रही हूं, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक की तरह यूज कर रही हूं, तो उसका काउंटर पार्ट क्या होगा, तो उसका काउंटर पार्ट स्पीयरमैन का रैंक या कैंडल का टाउ होगा। ओके, इंडिपेंडेंट अगर टी टेस्ट है तो मान विटनी, यहाँ पे अनोवा है तो यहाँ पे क्रुशाल वैलिस वन वे अनोवा, ये पेयर्ड टी टेस्ट है तो ये विल्कोक्सन मैच्ड पेयर साइंड रैंक टेस्ट हो गया, यहाँ पे वन वे रिपीटेड मेजर अनोवा है तो यहाँ फ्राइडमैन का टू वे अनोवा जो है यहाँ पे हो गया। ठीक है, सो ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, कई बार पूछ लिए जाते हैं, नेट में भी पूछ लिए जाते हैं, पीएचडी एंट्रेंस में भी पूछ लिए जाते हैं, और अगर आपके एमएड के एग्जाम ऑब्जेक्टिव में टीचर ले रहा है तो वहां पे भी पूछे जा सकते हैं अगर अच्छा पेपर बनाए तो। ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये जो मीन है ना, क्योंकि मीन भी कई तरीके की, अज्यूम्ड मेथड से आप मीन निकाल सकते हैं, कैसे कैसे मीन निकाल सकते हैं, या जो ज्योमेट्रिक मीन है या हार्मोनिक मीन है, तो ये जो मीन का कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और यहां से शुरू हो गए फिर मीडियन मोड, ये वापस से, ये तो आपको कॉन्टिन्यूटी में इन्हीं में से सीरीज में चीजें अब देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो पहले हम ये 4 पॉइंट्स तक कोरिलेशन तक कंप्लीट करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी हुई हो, कंफ्यूजन्स क्लियर हुए हो, अगर हुए हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मुझे फीडबैक जो है वो अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत कुछ काम आ रही है आप लोगों में से किसी के या नहीं। सो प्लीज फीडबैक दीजिए, अगर इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं सो प्लीज फीडबैक जो है वो बहुत जरूरी है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए, और समझ नहीं आया है तो पूछ लीजिए कमेंट करके। ओके, this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning, and be consistent in your studies.